मांग का नियम वस्तु की मांग मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध को बताता है। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग। हेलो, आपके अपने सेलेक्ट रूल्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 जो मांग की अवधारणा हमने स्टार्ट किया था, उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम समझेंगे मांग का नियम क्या है। यह मांग का नियम जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आज हम इसमें पढ़ेंगे और आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो भी हम क्लियर हो जाएंगे, ये मेरे ऊपर विश्वास है। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने इससे रिलेटेड जो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जो जिसमें विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं, अवधारणाएं वो हमने समझी थी, मांग वक्र, मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग वक्र, बाजार मांग वक्र, ये सब क्या है उसके बारे में डिटेल में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूं, ताकि आप उन वीडियोस को पहले देखें, ताकि आपको पता चले कि हमने जो मांग तालिका बताई है वो क्या है, मांग क्या होती है, मांग वक्र क्या होता है, आपको बेसिक अगर पता होंगे तो जो मांग का नियम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मांग का नियम। सामान्यतः देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में या बाजार में कीमत के साथ मांग रिएक्ट क्रिया करती है। जब कभी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती घटती है तो उसका प्रभाव उस वस्तु की मांग मात्रा पर पड़ता है। जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर की कीमत यदि बाजार में घटती बढ़ती है तो इसकी मांगी जाने वाली मात्रा भी इसके साथ घटेगी बढ़ेगी। अब वो संबंध कैसा है वो हमें यहाँ पर देखना है। चलिए हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की बाजार में कीमत बढ़ती है तो सामान्यतः उसकी मांग मात्रा कम हो जाती, उपभोक्ता उसकी मांग को कम करते हैं, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग उपभोक्ता बाजार में अधिक करते हैं। तो यह स्थिति क्या है, यह संबंध क्या है, इस संबंध को ही हम मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध होता है। क्या बताता है ये कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत, जैसे कि Px, x वस्तु को हमने यहां पर लिया, यदि उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा, क्वांटिटी डिमांडेड, बाजार में जो है वो कम हो जाएगी, उपभोक्ता उसकी मांग को कम करेंगे। और यदि उस x वस्तु की कीमत बाजार में कम होती है तो उस वस्तु की जो मांग मात्रा है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि इन दोनों में, किसमें, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा, इन दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यही मांग का नियम। देख रहे हैं, हम परिभाषा देख रहे हैं, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। यही मांग का नियम कहलाता है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, ये क्या बात है, यानी ये जो बोला गया है यहां पर कि अन्य बातें समान रहने पर ही यह मांग का नियम लागू होता है। अब वो अन्य बातें क्या है? इसकी मान्यताएं। यानी हमने यहां पर कुछ मान्यताओं को लिया है, वो मान्यताएं हम अगर मानते हैं तो ही यह संबंध हमें देखने को मिलता है। और सबसे पहली मान्यता क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर कि उपभोक्ता की आय स्थिर है, यानी उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब यदि यहां पर कीमत बढ़े, साथ साथ उपभोक्ता की आय भी बढ़ जाए तो क्या मांग को कम करेगा? वो उतनी वस्तु खरीद सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास तो पहले से अधिक पैसा है। तो इस स्थिति में क्या है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो अगर आय भी बढ़ जाती है तो साथ साथ इस स्थिति में मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम तो यहाँ पर संबंध देखना चाहते हैं कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में क्या वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर उपभोक्ता की आय को स्थिर माना गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। फिर उपभोक्ता की रुचि, पसंद तथा स्वाद, ये सभी स्थिर है। उपभोक्ता की जो रुचि है तथा पसंद जो है वो सभी स्थिर मानते हैं। स्वाद को भी यहाँ पर हम, टेस्ट को भी स्थिर मानते हैं। उपभोक्ता की पसंद, जैसे कि पर्टिकुलर कोई मोबाइल है और उस मोबाइल के ब्रांड से उपभोक्ता बहुत ज्यादा अटैच्ड है, अगर यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ जाए, उस मोबाइल की कीमत बढ़ जाए तो भी उपभोक्ता उसकी मांग को कम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी पसंद वो ब्रांड है, उसकी रुचि, उपभोक्ता की रुचि उसकी तरफ है। उपभोक्ता का स्वाद भी हम यहाँ पर स्थिर मानते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पसंद के साथ स्वाद भी लेना है, स्वाद को भी यहां पर हम स्थिर मानते हैं, टेस्ट भी। ठीक है, जैसे कि
नाश्ते वाला है, उसका स्वाद टेस्ट बहुत अच्छा है, वो कीमत बढ़ा देता है, तो उसकी मांग नहीं घटती है। जबकि क्या होना चाहिए, कीमत बढ़ने पर मांग घटनी चाहिए, मांग मात्रा घटनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि उपभोक्ता की रुचि, पसंद, स्वाद जो है वो स्थिर माने गए हैं, तभी यह संबंध हमें देखने को मिलेगा। फिर संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर। यहाँ पर संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसका लिंक भी इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतों को भी स्थिर माना गया है। जैसे कि हम यहाँ पर कॉफी की कीमत को ले रहे हैं, यहाँ पर यदि चाय की कीमत परिवर्तित हो जाए तो यहाँ कॉफी की मांग मात्रा बदल जाएगी। तो हम यहाँ पर कॉफी की कीमत परिवर्तन का प्रभाव मांग पर देखना चाहते हैं, वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कार की कीमत और कार की मांग का संबंध हम देख रहे हैं, और इस स्थिति में यदि पेट्रोल की कीमत यदि बदल जाए तो फिर मांग का नियम लागू नहीं होगा। मतलब जो नियम में जो बताया गया है कि विपरीत संबंध है, ऋणात्मक संबंध है, वह यहाँ पर लागू नहीं होगा। और लास्ट, वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में, जो हम वस्तु हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, सोना हो गया, शेयर मार्केट में शेयर्स हो गए, उनकी भविष्य में कीमत से संबंधित कोई संभावना नहीं मानी गई। यदि भविष्य में कीमत से संबंधित संभावना मानी गई है या कोई परिवर्तन की संभावना उपभोक्ता लगा रहा है, तो वर्तमान में नियम लागू नहीं होगा। जैसे कि हम पेट्रोल को लें, कल पेट्रोल की कीमतें और बढ़ जाएंगी, यह संभावना कर रहे हैं उपभोक्ता। तो आज अगर कीमतें बढ़ती हैं तो मांग घटने को बजाय मांग और बढ़ जाएगी। उपभोक्ता देखते हैं आज ही भरवा ले, टंकी फुल करवा ले, कल भरवाएंगे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए आज कीमत बढ़ी थोड़ी बहुत बढ़ी तो कोई बात नहीं, कल ज्यादा नुकसान होगा, इससे बचने के लिए आज हम मांग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो संबंध हमें देखने को मिलता है वो लागू नहीं होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मांग के निर्धारक है, व्यक्तिगत मांग के निर्धारक हमने पढ़े थे, व्यक्तिगत बाजार मांग फलन और व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। उसमें मांग के निर्धारकों को देखा था हमने, वो भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरी व्यक्तिगत मांग के निर्धारक है, इसमें से कीमत को यहाँ पर परिवर्तनशील माना है, बाकी सबको स्थिर माना है। अब व्यक्तिगत मांग के फलन के जो कौन कौन से थे, व्यक्तिगत मांग फलन में देखा था कि dx इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t एंड t। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, स्वाद तथा पसंद और भावी कीमत संभावना। ठीक है, ये सभी जो थे व्यक्तिगत मांग फलन के तत्व थे, व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करते हैं। इसमें यदि हमें कीमत का प्रभाव मांग पर देखना है तो क्या करना होगा, इन चारों को स्थिर मानना होगा। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये आपके सामने है थर्ड वाला, ये हो गया आपके सामने संबंधित वस्तुओं की कीमतें पीआर। फिर वाय, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय ये हो गया वाय। उसके बाद स्वाद तथा पसंद, ये सेकंड वाला टी, ये भी यहाँ पे स्थिर है। और लास्ट भावी कीमत संभावना ई जो है वो भी यहाँ पर हमने इसको स्थिर माना। ठीक है, तो उपभोक्ता की आय, स्वाद तथा पसंद, संबंधित वस्तु की कीमतें और भावी कीमत संभावनाएं, इन सब को यहाँ पर हम स्थिर मान रहे हैं, तभी वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में जो संबंध है विपरीत वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई मांग के नियम की। अब हम इसको तालिका और चित्र के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। आपके सामने तालिका दे रखी है जिसमें कॉफी की विभिन्न कीमतें हैं 50, 40, 30, 20, 10 और उससे संबंधित अलग अलग मांग मात्रा है। 50 रुपए कीमत है तो उस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु की मतलब कॉफी की 1 कप की मांग कर रहा है, और जब कीमत घटकर 10 हो जाती है तो उस स्थिति में उसने मांग को बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 कप, यानी एक दिन में वो 5 कप पीने लगे। कब, जब उसकी जो कॉफी की जो कीमत थी वो 50 रुपए से कम होकर 10 रुपए रह गई। तो तालिका द्वारा उसको दर्शा सकते हैं, परंतु एग्जाम में अगर आप चित्र के द्वारा इसको दर्शाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है। तो डायग्राम से इसको कैसे बनाते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम देखते हैं। तो इसका डायग्राम हमें यहाँ पर बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहां पर हमने O y अक्ष लिया और O x अक्ष लिया। यहां पर हम ले लेंगे वस्तु की मांग मात्रा, ठीक है, और यहां पर हम लेंगे कॉफी की कीमत, क्योंकि कॉफी की कीमत दी गई यहां पर, कॉफी की कीमत आप देख रहे हैं यहां पर 50 तक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 10,
20, 30, 40, 50 और यहाँ पर मांग मात्रा हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये है यहाँ पर मांग मात्रा और यहाँ पर है इसकी कीमत। तो अब देख रहे हैं 50 रुपए कीमत पर कितनी मांग कर रहे हो? वस्तु की 1 इकाई की, कॉफी की 1 कप की, ये 1 कप हो गया। फिर जब कीमत घटकर 10 रुपया हुई तो मांग मात्रा बढ़कर कितनी हो गई? 5। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट लेते हैं, ये 5। ये जो दोनों बिंदु आए हैं, इन दोनों बिंदु को हम यहां पर मिला देते हैं तो ये आपके हो जाएगा मांग वक्र। ठीक है, आप देख रहे हैं पहले उपभोक्ता बिंदु ए पर था जब वस्तु की कीमत 50 रुपए थी। जब वस्तु की कीमत घटती है तो उस स्थिति में क्या हुआ? उसने मांग को बढ़ा दिया, उपभोक्ता ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है। और इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि जब वस्तु की कीमत में कमी आई है तो इस स्थिति में जो मांग मात्रा थी 1 इकाई से बढ़कर 5 इकाई हो गई। यानी जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम हो रही 50, 40, 30, 10 तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर 40 होती तो 2 इकाइयां, 30 होती तो 3 इकाइयां और 20 रुपए कीमत है तो 4 इकाइयां। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे उपभोक्ता के लिए कीमत में कमी आ रही है तो वैसे वैसे उपभोक्ता यहाँ पर मांग में वृद्धि कर रहा है। तो यहाँ पर ये विपरीत संबंध हम देखने को मिल गया। एग्जाम अगर आप इस प्रकार से नहीं बनाए तो सिंपल हैंड से आप बना सकते हैं या मांग वक्र बना देंगे। ठीक है, इसमें आपने एक कीमत ले ली और ये मात्रा ले ली। जब कीमत बढ़ती है P से P1 तो क्या हुआ? मांग मात्रा घट के Q से Q1। और जब कीमत P से घटकर P2 हो जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पर मांग बढ़कर Q से Q2 हो जाती है। इस प्रकार से भी आप एग्जाम में इसको बना सकते हैं, सिंपल बेस को लिख के। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि मांग का नियम जो है वो क्या है। तो कुल मिलाकर मांग का नियम क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी आती है और जब वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग मात्रा में वृद्धि होती है। और उसको हमने यहाँ पर इसके डायग्राम के थ्रू समझा है, टेबल के थ्रू समझा है। इसकी मान्यताएं क्या है, इसके अपवाद क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, वो सभी डिटेल में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मांग का नियम। अब हम बात करते हैं अपवाद की। अपवाद मतलब यह जो नियम है कभी कभी लागू नहीं होता है। अब हमें यहाँ पर अपवाद को देखना है कि हर समय यहाँ पर मांग के नियम की जो ये संबंध है, विपरीत संबंध है, वो हमें देखने को नहीं मिलता है। जिसमें सबसे पहला है गिफिन वस्तुएं। गिफिन विरोधाभास में कहते हैं। सर रॉबर्ट गिफन ने कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया कि जब कीमत में वृद्धि होती है तो इस प्रकार की वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है और जब कीमत कम होती है तो इस प्रकार की वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। ऐसी वस्तुओं को गिफन वस्तुएं कहते हैं, गिफिन वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि सर रॉबर्ट गिफिन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब ऐसा उदाहरण क्या हो सकता है? उन्होंने उदाहरण दिया था मीट और ब्रेड का। कोई उपभोक्ता मीट और ब्रेड दोनों का उपभोग करता है। जैसे कि मीट पर वो 30% अपने पास जो भी आय पड़ी उसका 30% पैसा खर्च करता है, 30%, और बाकी का बचा हुआ 70% ब्रेड पर खर्च करता है। अब यदि ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है तो क्या है, ब्रेड एक सामान्य वस्तु है, उसे रोज उपभोग में लानी है। मीट बहुत महंगी वस्तु है, उसका उपभोग ज्यादा नहीं कर सकता है। तो अगर ब्रेड की कीमत बढ़ जाती है तो ब्रेड का उपभोग वो कम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसको उतनी ही ब्रेड चाहिए तो पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। ज्यादा खर्च करेगा तो मीट पर कम खर्च आएगा और मीट पर कम खर्च करेगा तो उससे कैलोरी कम मिलेगी और कैलोरी कम मिलेगी तो उसकी भरपाई वापस किससे करता है? वो ब्रेड से करता है। ब्रेड की मांग को और बढ़ा देता है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब ब्रेड की कीमत में वृद्धि हुई तो उसने मांग को और बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो मीट की मांग को नहीं बढ़ा सकता है। ब्रेड की मांग उसे स्थिर रखनी है, उतनी कैलोरी उसे चाहिए ही चाहिए। तो मीट की मांग को कम करके ब्रेड की मांग को और बढ़ा देता है, ब्रेड पर खर्चा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये जो विपरीत संबंध है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, ऋणात्मक संबंध देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम अगला प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। नेक्स्ट है सेकंड, प्रतिष्ठा सूचक वस्तु। जैसे कि महंगे कालीन हो गए, हीरे जवाहरात हो गए, महंगी वाटिकाएं हो गई, इन सब की मांग कीमत के साथ बढ़ती रहती है। यानी जब इस प्रकार की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं
तो समाज में लोग व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को बताने के लिए अधिक से अधिक मांग करते हैं। तो ये वाली बात यहाँ पर लागू नहीं होती, विपरीत संबंध लागू नहीं होता है। जब इस प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता और अधिक मांग करते हैं, तो इस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर उसके बाद वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन, मतलब यदि वस्तु की कीमत में भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना है, जैसे कि सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही है और लोग सोच रहे हैं कि भविष्य में इसकी कीमतें और लगातार बढ़ेंगी, गोल्ड की कीमतें और लगातार बढ़ती जाएगी, तो बढ़ती हुई कीमतों पर वो मांग को बढ़ाते रहते हैं। वो सोचते हैं कि 2 महीने बाद 6 महीने बाद अगर खरीदेंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा, इसके बजाय वर्तमान में बढ़ी कीमतों पर मांग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर विपरीत संबंध नहीं पाया जाता, उल्टा और धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वस्तु की भविष्य में अगर कीमत में परिवर्तन की संभावना है तो भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। फिर फैशन, स्वाद तथा पसंद, अगर कोई वस्तु फैशन में है, उसकी कीमत अगर स्थिर रहे या फिर कीमत और बढ़ जाए तो इस स्थिति में उसकी मांग बढ़ती जाएगी। टेस्ट, स्वाद किसी वस्तु का बहुत अच्छा है और जैसे कोई नाश्ता वाला उसमें 10 रुपए से 12 रुपए नाश्ता कर दिया तो उसकी मांग में कभी नहीं होगी और उल्टी मांग उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फैशन, स्वाद और रुचि अगर उपभोक्ता के लिए बहुत अच्छी किसी वस्तु के संबंध में, तो कीमत का प्रभाव उसकी मांग पर नहीं पड़ेगा। फिर आता आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं जैसे कि नमक, मिर्च, गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस हो गया, ठीक है, दवाइयां, ऐसी वस्तु की स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि शुगर पेशेंट है, वो 5 रुपए की टेबलेट रोज उपभोग करता है। अब उसकी जो टेबलेट उपभोग कर रहा है उसकी कीमत 7 रुपए हो जाए तो क्या महीने में 5 दिन वो टेबलेट नहीं खाएगा? खानी पड़ेगी उसे। क्यों? क्योंकि वो नहीं खाएगा उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इस प्रकार की वस्तुओं में जैसे कुकिंग गैस सिलेंडर जो है 600 रुपए से अगर वो 650 रुपए जाए, 650 रुपए का हो जाए, तो इस स्थिति में क्या वो 5 दिन खाना नहीं बनाएगा? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी वस्तु की स्थिति में कब, जब आवश्यक वस्तुएं हो, बहुत जरूरी हो, ऐसी वस्तु की स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो विपरीत संबंध हम देखने को मिलता है वस्तु की मांग और उसकी कीमत में, वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता इन स्थितियों में। ये कहलाते हैं इसके अपवाद। तो यदि आपको एग्जाम पूछे मान्यताएं, तो मान्यताएं क्या है वो बता सकते हैं, अपवाद क्या है वो बता सकते हैं, परिभाषा क्या है वो बता सकते हैं। टेबल और चित्र के द्वारा आप एग्जाम में इसको डिटेल में बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर मांग का नियम क्या है? मांग का नियम वस्तु की मांग मात्रा और वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध को बताता है। यानी जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा में कमी होती है और जब वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग मात्रा बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है और इसको हम यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाते हैं। चित्र में आपने देखा उसका जो ऋणात्मक ढाल है यह इसके विपरीत संबंध को बता रहा है कि जब कीमतें कम होती है तब वो मांग में वृद्धि करता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि यह मांग का नियम लागू क्यों होता है, अथवा ये मांग वक्र जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर घटता हुआ क्यों होता है। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, इससे मांग की अवधारणा से रिलेटेड और जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन सब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको समझ में आए हैं, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है वो आपको पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गुरुजी।